हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। हम लोग यहाँ तैयारी करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें हम लोग 2011 से लेके दिसंबर 2020 तक के सभी शिफ्टों में आए हुए तमाम प्रश्नों का डिटेलिंग के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और उसमें हम लोग 3 सेक्शंस में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसके 3 यूनिट होती है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो तीनों सेक्शंस के अलग अलग प्लेलिस्ट बनेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जिसमें से ये पहली सीरीज़ आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, है ना। ये जून 2011 का सवाल है। इसी तरह दिसंबर 2011 का क्वेश्चंस आएंगे, और इसी तरह जब जब जो भी परीक्षा हुई है एनटीयूजीसी नेट की, तो उसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे सकें। आइए शुरू करते हैं। और उससे पहले ये हमारे टेलीग्राम लिंक है, आप चाहें तो इस टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और ये हमारे चैनल का लिंक है, आप इस पर क्लिक करके आप हमारे बिंदास हिस्ट्री चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जून 2011। तो आइए समय ना बर्बाद करते हुए पहले सवाल की ओर तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है। ठीक है, तो पुरातात्विक स्थलों में से जो जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है वह पाया गया है लोथल से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोथल क्या है, एक हड़प्पा कालीन स्थल है। एक हड़प्पा कालीन स्थल है। ये एक हड़प्पा कालीन स्थल है। ठीक है, उसके अलावा कालीबंगा भी हड़प्पा कालीन स्थल है, वनवाली भी, चनुधारो भी, ये चारों भी हड़प्पा कालीन ही स्थल है। लेकिन केवल और केवल यहाँ सवाल क्या है कि जल भंडार के साक्ष्य कहाँ पाए गए हैं। तो ये जल भंडार के साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है। ठीक है, लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? तो ये भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, और लोथल में और क्या था? तो लोथल में सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल का, वह हमें मिला है लोथल से ही। कहाँ से मिला है? लोथल से ही। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को ही हम लोग एक अन्य नाम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो अगर इसी प्रश्न को घुमा करके पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है, तो आप उसे लोथल कह सकते हैं। इसका उत्तर लोथल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, ऋग्वेद में पंचजन किसे द्योतित करता है। तो ऋग्वेद में जो पंचजन है, ये आर्यों की 5 जातियों के बारे में कहा गया है ना। ये क्या है? आर्यों के 5 जातियों के बारे में ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। ये वैदिक ग्रंथों के अनुसार ये जो 5 जनजातियाँ थी, ये जनजातियाँ ये एक तरह से कबीले होते थे। क्या होते थे? ये कबीले होते थे। क्योंकि हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ रखा है कि शुरुआती समाज जो हमारा प्राचीन भारत का था, वो कई कबीलों में बटा हुआ था। तो ये आर्यों की 5 जनजातियाँ थी। ये 5 जनजातियाँ क्या कौन कौन सी थी? तो पहली थी अनु, 1 नंबर। दूसरे नंबर पे थे द्रुहु, 2 हो गए। उसके बाद तीसरा पुरु, मिट गया है, पुरु। और चौथा है तुर्वसु। ठीक है, उसके बाद यदु। यही 5 जनजातियाँ जो थी ये आर्यों की थी। ये 5 जनजातियाँ जो थी ये आर्यों की थी। और इन्हीं 5 जनजातियों के जो कबीले होते थे, इन्हीं ही ऋग्वेद में पंचजन कहा गया है। और इन कबीलों के सरदार को जनपति, है ना, जनपति या राजा कहा जाता था।
ठीक है, जनपति या राजा कहा जाता था। मैं इसमें जो भी आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, इन फैक्ट्सों को आप कोशिश करें कॉपी पेन लेके बैठे, नोट्स बनाएं, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख है। यानी कि कृषि को, खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए उसमें ऋग्वेद में कितने कारण हैं, ऋग्वेद में कितने कारणों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद में कृषि को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रकार के कारणों का उल्लेख किया गया है। और 4 कारण कौन कौन से हैं, तो वो 4 कारण हैं कृष, ठीक, दूसरे नंबर पर हैं उर्दर, ठीक, तीसरे नंबर पर हैं धान्य, ठीक है, और चौथे नंबर पर हैं वृष्टि। ये वो कृषि के मुख्य 4 कारण ऋग्वेद में इसके वर्णन किए गए हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में ऐसे 24 श्लोक हैं, जिनमें कृषि का उल्लेख किया गया है। जिनमें क्या है, जिनमें कृषि का उल्लेख है, कृषि का उल्लेख, ठीक है। और सिंचाई वगैरह के जो भी उल्लेख मिले हैं वो इसके बाद के जो भी वेद आए हैं उसमें इनका वर्णन आसानी से हमें देखने को मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला, भारत में, देखिए यहाँ सवाल को समझेंगे आप लोग, सवाल पूछा जा रहा है भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में जो सोने के सिक्के जारी करने वाला था पहला राजा, वह था भीम कदफिसिस। वो कौन था, भीम कदफिसिस था। भीम कदफिसिस किस वंश का शासक था, तो ये कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, कुषाण वंश का शासक था। इसने ही सबसे पहले क्या किए थे, सोने के सिक्के को जारी किया था। ठीक है, और सोने के सिक्के को जारी करने के साथ साथ इसने तांबे के सिक्के को भी जारी किया, तांबे के सिक्के को भी, तांबे का सिक्का प्लस सोने का सिक्का, सोने का सिक्का। ठीक है, और इसके सिक्कों पर कई सारे सिंबल, चिन्ह बने होते थे। इसके सिक्कों पर जो चिन्ह बने होते थे, सिक्कों पर जो चिन्ह होते थे वह देवता लोगों पर आधारित होते थे। जैसे शिव के चिन्ह बने हुए मिले हैं, है ना। उसके बाद नंदी का पद मिला है, या नंदी भी किसी किसी सिक्के पर बने हुए मिले हैं। उसके बाद त्रिशूल बना हुआ मिला है इसके सिक्कों पर, इत्यादि इनके सिक्कों पर इस तरह के चिन्ह मिले हैं। ये सारे फैक्ट्स को आप ज़रूर नोट करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी तो रिपीटेड हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे सीधे ना पूछ के उसके सॉल्यूशन से, उसके डिटेलिंग से घुमा फिरा के नेट में सवालों को पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में, देखिए यहाँ सर्वप्रथम अभिलेख की बात नहीं हो रही है, यहाँ सर्वप्रथम संस्कृत में, है ना, सर्वप्रथम संस्कृत में विस्तृत यानी डिटेल में अभिलेख जारी किया। तो ऐसे कौन सा राजा था इन चारों में से जिसने सबसे पहले डिटेलिंग में एक अभिलेख जारी किया, जो कि वह संस्कृत में था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रदामन। रुद्रदामन जो था ये संस्कृत प्रेमी था। ठीक है, इसे संस्कृत पढ़ना लिखना अच्छा लगता था। ये संस्कृत प्रेमी था। ठीक है ना। इसने अपने जूनागढ़ अभिलेख में, किस अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में संस्कृत का उल्लेख, संस्कृत में अभिलेख लिखवाया है, जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, और जो रुद्रदामन था ये शक शासक था। कौन सा शासक था, शक शासक था। ठीक है, ये शक शासक था। और मौर्यकालीन जो सुदर्शन झील हुआ था, जो बनाया गया था मौर्य काल में, तो उसका जो टूटा हुआ बांध था उसकी मरम्मत भी, है ना, सुदर्शन झील के टूटे हुए बांध की मरम्मत भी रुद्रदामन ने करवाई थी।
सुदर्शन झील के टूटे बांध की मरम्मत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद गुप्त काल में, ये सवाल गुप्त काल से पूछा गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पद गुप्त काल में प्रयुक्त पद भुक्ति को द्योतित करता है। यानी भुक्ति जो होते थे वो गुप्त काल में किस पोस्ट को भुक्ति कहा जाता था, है ना, किसको भुक्ति कहा जाता था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, प्रांत। ठीक है, प्रांत को अवनी या भुक्ति कहा जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था, अवनी या भुक्ति। देखिए, प्रांत को अवनी या भुक्ति कहा जाता था। ठीक है, प्रांत को अवनी या भुक्ति कहा जाता था। और इसका जो इस पर जो शासन करता था, इसका जो शासक होता था, उस शासक को एक पोस्ट दिया गया था। उस शासक का जो पद होता था, उस शासक को उपरिक कहा जाता था। उपरिक यानी कि भुक्ति पर जो शासन करेगा या अवनी पर जो शासन करेगा या प्रांत पर जो शासन करेगा वो क्या कहलाएगा, वह उपरिक कहलाएगा। और इस उपरिक की नियुक्ति कौन करते थे, तो उस उपरिक की नियुक्ति सम्राट करते थे। नियुक्ति कौन करते थे, नियुक्ति सम्राट करते थे। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि उपरिक का जो पोस्ट होता था ये प्रायः राजकुल के जो लोग होते थे या जिनका संबंध राजघराने से था उन्हें ही यह पोस्ट दिया जाता था। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जहां अयोग्य व्यक्ति रहते थे, योग्य व्यक्ति नहीं मिलते थे, तो वहां पर जो व्यक्ति योग्य है उसे ही यह पोस्ट दे दिया जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये असर्शन एंड रीजन है ना, अभिकथन और कारण। यहाँ अभिकथन और कारण दिया रहता है, इसे हमें समझना होता है। तो इसे समझेंगे, निषाद। ठीक है, निषाद जो मूलतः आदिवासी थे, निषाद क्या थे, आदिवासी थे। कहता है थे बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे। चलिए देखते हैं भाई अछूत थे या नहीं थे। दूसरा इसका कारण देता है, यह आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से साम्य रखता है। तो ऐसा नहीं है, ये बात तो सही है कि निषाद लोग जो होते थे वह मूलतः आदिवासी थे और वह बौद्ध मतावलंबी के लिए ये बौद्ध धर्म के लिए ये अछूत माने जाते थे। कारण था, इसके पीछे कारण था। कारण ये था कि ये लोग शिकार करते थे। ठीक है, ये जनजाति क्या करती थी, शिकार करती थी। ठीक है, और बौद्ध धर्म में क्या बताया गया है, बौद्ध धर्म में जीव हिंसा पाप बताई गई है। ठीक है, तो चूंकि ये लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, हो सकता है कि उसका मांस वगैरह भी खाते हों, और बौद्ध धर्म में ये चीज़ मना था। तो इस वजह से बौद्ध मतावली के लिए ये निषाद जनजाति अछूत माने जाते थे। तो यानी कि ए सही है। अब बात करते हैं, देखते हैं आर सही है या नहीं। यह आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से साम्य रखता है। तो ऐसा नहीं है, ब्राह्मण धर्म से बौद्ध धर्म का कोई भी साम्य कभी देखा ही नहीं गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, यानी कि ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर सही नहीं है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा काल की प्रथम शताब्दी, है ना, ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की। ये तो सही है, अभिकथन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कारण सही है या नहीं। तो पुरातात्विक अवशेष से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता है ना। तो ऐसा नहीं है,
इसका उत्तर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या भी नहीं है, क्योंकि पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों का अस्तित्व हमें मिलता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसका एकमात्र साधन और स्रोत पुरातात्विक अवशेष ही हैं, और उन्हीं के आधार पर हमारे कई चरण के इतिहास लेखन का कार्य भी किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि पुरातात्विक अवशेष से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। पुरातात्विक अवशेषों से हमें भारतीय उपनिवेशों का संकेत मिलता है। ठीक है, यहाँ ए सही और आर गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषक वर्ग की संलिप्तता, है ना, भारत में कृषक वर्ग की संलिप्तता अलग थलग तथा स्थानीय बनी रही। दूसरा है, ये इसका अभिकथन है ना, ये इसका अभिकथन है। दूसरा है, भारतीय कृषि समाज की संरचना जटिल थी। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर होगा बी, ए तो सही है। ठीक है, ए सही है, परंतु आर गलत है। ए इसलिए सही है कि भारत में कृषक वर्ग की संलिप्तता अलग थलग तथा स्थानीय बनी रही, ये बात सही है। लेकिन भारतीय कृषि समाज की संरचना जटिल थी, यह बात गलत है। ऐसा नहीं है कि भारतीय कृषि समाज की संरचना जटिल थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। लेकिन भारत में कृषक वर्ग की संयुक्ता अलग थलग तथा स्थानीय बनी रही, ये बात बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ये क्या करना है हमें कि ये सब जो पुराने समय के लोग थे, इन्हें हम लोगों को कालानुक्रम के अनुसार फिट करना है ना। तो इन्हें फिट करने के लिए तो सबसे पहले आते हैं इसमें भारवी। भारवी इसलिए आते हैं, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थे। ये कब थे? 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में ये थे। उसके बाद नंबर आता है भट्टी का। ठीक है, भट्टी कब थे? 7वीं शताब्दी में, भट्टी जी थे 7वीं शताब्दी में। फिर आते हैं माघ। माघ भी थे 7वीं शताब्दी में, लेकिन ये 7वीं शताब्दी के शुरुआत में रहे होंगे और ये बाद में रहे होंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो बचे चौथा लास्ट श्री हर्ष, ये 12वीं शताब्दी में थे। तो अब आप इसका उत्तर फिट कर सकते हैं कि 1 नंबर पर ये हो गए, 2 नंबर पर भट्टी जी हो गए, 3 नंबर पर माघ और चौथे नंबर पर हर्ष। तो आप इसका उत्तर लगा सकते हैं, देखेंगे कि कौन सा सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 3 4 2 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ भी कुछ शासक दिए गए हैं, है ना, और इन शासकों को उनके कालानुक्रम के अनुसार हमें सेट करना है कि पहले कौन आए उनके बाद कौन आए, है ना। तो इसमें जो सबसे पहले आए हैं वह हैं धर्मपाल। ठीक है, वह कौन है? वह है धर्मपाल। ये हैं 1 नंबर। ठीक, इनके बाद आए हैं वत्सराज, ये हैं 2 नंबर। ठीक है, इनके बाद आए हैं वत्सराज। उसके बाद आए हैं मिहिर भोज। ठीक, और अंततः जो हमारे बचते हैं चौथे नंबर पर महेंद्रपाल। ठीक है, महेंद्रपाल। धर्मपाल जो थे ये गोपाल के उत्तराधिकारी एवं पाल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। ठीक है ना, ये पाल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे धर्मपाल। ठीक है, उसके बाद प्रतिहार वंश के जो वास्तविक शासक थे ये थे वत्सराज। इनका संबंध किस वंश से था? इनका संबंध प्रतिहार वंश से था। ठीक है, इनका संबंध प्रतिहार वंश से था। ठीक है, और धर्मपाल जी का वर्णन किस वंश से था? इनका था पाल वंश से। ठीक है, ये पाल वंश से संबंध रखते थे। ठीक, और इसके अलावा जो राजा मिहिर भोज जो थे, मिहिर भोज ये भी प्रतिहार वंश के सबसे मतलब क्या कहते हैं, प्रभावशाली शासक थे, है ना।
प्रतिहार वंश के प्रभावी या प्रतिभाशाली भी कह सकते हैं आप। और महेंद्रपाल जो थे ये राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। ठीक है, राजशेखर प्रतिहार शासक क्या कहते हैं महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा गया है। ये इधर आपको एक तरफ नदियाँ दे दी गई हैं, है ना, ये एक तरफ नदी दे दी गई है और दूसरी तरफ शहर बता दिया गया है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। ठीक है, तो सिंधु नदी जो है ये मोहनजोदारो, है ना, सिंधु नदी कहाँ है, ये मोहनजोदारो के किनारे है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे है। रावी जो है इसका संबंध हड़प्पा से है, रावी का संबंध हड़प्पा से है। ठीक है ना, रावी का संबंध किससे है, हड़प्पा से। और घग्गर नदी जो है जिसे इसका संबंध कालीबंगा से है। और सतलज जो है ये इसका संबंध रोपड़ से है। तो इसका सही जो कूट फिट होता है वह होता है ए, है ना, 2 4 1 3। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 है ना, और यहाँ इसे मिलान करना है। तो आइए इसे हम लोग मिलान करें। गणतंत्र, तो हम लोग जानते हैं कि गणतंत्र की स्थापना हमारे प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो गई थी। उसके बाद है उत्तरी काली पॉलिश्ड वेयर, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें, तो ये हमें गंगा के मैदान से प्राप्त हुआ है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, गंगा के मैदान से। और रुद्रा दामन का एक फेमस अभिलेख है गिरनार अभिलेख, तो गिरनार अभिलेख का संबंध किससे हो गया, रुद्रा दामन से। और शाक्य कहाँ है, ये कपिलवस्तु में, है ना, शाक्य कहाँ है, कपिलवस्तु में। तो इसका इस हिसाब से उत्तर जो होगा वह होगा बी, यानी कि 2 4 1 और 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें संबंध बताना है कि किस चीज़ का संबंध किस स्थान से रहा है ना, इसका संबंध किस स्थान से रहा है। तो ये जो कार्नेलियन बीड जो है ये हमें हड़प्पा से, इसका संबंध हड़प्पा से है। कहाँ से है, इसका संबंध हड़प्पा से है। ठीक है, एक मिनट में मिटा के इस हिसाब से बता देता हूँ। इसका संबंध हड़प्पा से है। ठीक है, उसके बाद ताम्र यानी कि तांबा, तो तांबे का जो संबंध है वह राजस्थान से है। कहाँ से है, राजस्थान से है। अरिका मेडू क्या है, अरिका मेडू एक प्रकार का बंदरगाह है। अरिका मेडू क्या है, एक बंदरगाह है। और ताम्रलिपि कहाँ से मिली है, वह हमें बंगाल से मिली है। तो इस हिसाब से इसका जो सही अरेंजमेंट होगा वह होगा डी, 3 4 2 और 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ भी हमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए दिया गया है। कालानुक्रम व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन ये चारों बुक ही है, इतिहास की बुक है, पहले कौन आया। तो जैसे हम लोग जानते हैं वैदिक ग्रंथ के सबसे पुराना ग्रंथ वैदिक ग्रंथ है ना, और वैदिक ग्रंथ में ऋग्वेद का नाम जो है वह सबसे ऊपर आता है। तो इसमें आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जिस ऑप्शन में 1 सबसे पहले है वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, लेकिन इनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। देखें, इसका सबसे पहले तो हो जाएगा ऋग्वेद के बाद दूसरे नंबर पर आपको त्रिपिटक आ जाएगा। तीसरे नंबर पर आप ले सकते हैं, किसे ले सकते हैं, अर्थशास्त्र को ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप अर्थशास्त्र को ले सकते हैं। और चौथे नंबर पर है इंडिका। हालांकि ये दोनों ही मौर्य काल का है, लेकिन अर्थशास्त्र इसलिए क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य उनके गुरु रहे। और इंडिका के जो रचनाकार थे मेगास्थनीज, वह कई साल के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हैं।
और अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य व चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में बहुत पहले से हैं। तो ये हालांकि है तो ये दोनों मौर्य काल से ही संबंधित, लेकिन इनमें पहला स्थान जो नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 नंबर पे या चौथे नंबर पे यही आएंगे। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, सॉरी इसका उत्तर ये नहीं होगा, मैंने ए बोला है, इसका उत्तर ए नहीं होगा, इसका उत्तर ए नहीं होगा, इसका उत्तर होगा 1 4 3। 1 मिनट मैं आपको बता दूं यहाँ पर 1, हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा 2 4 3 1। अब देखिए किस में ये आंसर फिट हो रहा है, 2 4 3 1, ये ऑप्शन नंबर डी में फिट हो रहा है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। डी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हुआ आज का समाप्त। हम लोगों ने जून 2011 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एंसेंट हिस्ट्री का एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया है ना, एंसेंट हिस्ट्री के सेक्शंस को कंप्लीट कर लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? बहुत जल्द अब दिसंबर 2011 की आएगी वीडियो एंसेंट हिस्ट्री की, इसी तरह लगातार वीडियो आती रहेगी। और ये आपको दिसंबर 2022 तक की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनेगी, एंशिएंट हिस्ट्री की अलग, मिडिवल की अलग और मॉडर्न की अलग। ये अभी एंशिएंट की बन रही है, उसके बाद फिर मिडिवल की बनेगी, फिर मॉडर्न की बनेगी। तो आप लोगों को इस चैनल के साथ जुड़ जाना है ताकि आप अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे सकें। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।